बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 फंजाई यानी किंगडम ऑफ रिसाइकलर स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इस चैप्टर में से स्टार्टिंग पोर्शन तकरीबन सारा ही इंक्लूडेड है, इसलिए बेटा इसमें आपका इतना ज़्यादा सिलेबस जो है डिडक्ट नहीं हुआ। मैक्सिमम एक टॉपिक जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाला गया है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज़ जो है ऑर्गेनिजम्स की जो नाउन है स्पीशीज़, उनमें से 1 लाख स्पीशीज़ जो है उनको किंगडम फंजाई में प्लेस किया गया है। और भी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं जो राइट नाउ प्रेजेंट हैं, एस्टिमेशन दी जा रही है कि वो किंगडम फंजाई में प्लेस की जा सकती हैं, क्योंकि करैक्टर्स जो हैं वो फंगस से मिलते जुलते हैं। इस ग्रुप में नोटोरियस पैथोजेंस यानी कि जो डिज़ास्टर्स डिजीज़ कॉज करते हैं वो पैथोजेंस प्रेजेंट है, जैसे रस्ट डिजीज़ हो गई, वीट या कॉर्न की स्मट डिजीज़ हो गई, मोल्ड्स हो गई, जो ज़्यादातर हमारी जो क्रॉप्स हैं फसलों पर या जो फूड स्टफ़ यानी कि जो ये ग्रेन्स हैं, फल वगैरह हैं, उन पे ग्रो होते हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा फंजाई में कुछ डेलिकेशीज़ भी हैं, यानी कि कुछ एडिबल फंजाई भी हैं जिनको हम खाते हैं, लाइक मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, मॉरल्स वगैरह हैं। और इसी तरह से कुछ फंगस की स्पीशीज़ जो हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई जाती है, यीस्ट जिसको बेकरीज़ में और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पिज़्ज़े की डो जो बनती है उसमें यीस्ट इस्तेमाल होता है। इकोलॉजिकल रोल के लिहाज से बात करें तो फंजाई अलॉन्ग विद बैक्टीरिया बोथ आर ट्रू डिकम्पोजर्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। फंजाई की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था एलजी का, तो एलजी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी PHYCOLOG फाइकोलॉजी का नाम देते हैं। ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, इनको ज़रूर लिख लिया करें, ताकि अगर आपसे ये ब्रांचेस पूछी जाए तो आपको पता हो इन ब्रांचेस का। नेक्स्ट टू दिस अ VIP क्वेश्चन दैट इज़ टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। फंजाई की टेक्सोनोमिक स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई की पोजीशन किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया से डिफरेंट है, यानी कि उसमें फंगस को उसके करैक्टर्स के लिहाज से एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया गया, ना कि किंगडम प्लांटी में, ना ही किंगडम एनिमेलिया में। हालांकि फंगस या जो फंजाई की स्पीशीज़ है उनकी एनिमल्स के साथ और प्लांट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ या रिजेम्बलेंसेस मौजूद हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स के साथ रिजेम्बलेंस के लिहाज से बात करें तो फंजाई और प्लांट्स दोनों में सेल वॉल मौजूद है, दोनों में सेंट्रियोल्स नहीं होते और दोनों नॉन मोटाइल यानी कि हरकत नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करके एनिमल्स की तरह चल फिर कर नहीं जा सकते। उसके अलावा फंगस में प्लांट्स की निस्बत एनिमल्स के साथ बनस्बत प्लांट्स एनिमल्स के साथ ज़्यादा रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटीज़ शो करता है। वो क्या है, एक तो ये दोनों हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि दोनों अपना फूड खुद नहीं बनाते। इसकी फंगस की सेल वॉल में सेलुलोस नहीं होता, यही सेलुलोस एनिमल्स में भी देखा नहीं जाता। फंगस की सेल वॉल में काइटिन मौजूद होता है, जो कि एनिमल्स का एक ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स, उनके एक्सोस्केलेटन में ये केमिकल पाया जाता है। तो यही कुछ वजूहत है जिनकी वजह से माइकोलॉजिस्ट यानी कि जो फंजाई वगैरह को स्टडी करते हैं उनका ये मानना है कि फंजाई और एनिमल्स जो हैं वो सेम इंसेस्टर से अराइज हुए हैं या एवॉल्व हुए हैं। सो फंजाई जो है एनिमल से भी डिफरेंट है, प्लांट्स से भी डिफरेंट है। सो या फंजाई ना तो प्लांट्स में कंसिडर किया जा सकता है ना ही एनिमल्स में। एनिमल से डिफरेंट किस बेस पे है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सो प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद है, एनिमल से डिफरेंट है। ये हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, सो ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। और उसके अलावा ये एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, लोकोमोशन नहीं शो करता, तो ये नॉन मोटाइल है। सो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ना तो ये प्लांट्स के किंगडम में प्लेस किया जा सकता है इसको, ना ही इसको एनिमल्स के किंगडम में प्लेस किया जा सकता है। तो इसके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाई गई है जो कि किंगडम फंजाई है। DNA स्टडीज़ जब की गई थी फंजाई की, तो उसमें बहुत सारे कुछ डिफरेंट क्लूज़ कह लें, डिफरेंट एविडेंसेस मिले थे जो ये शो करते थे कि DNA की स्टडीज़ जो हैं या फंजाई का DNA जो है वो बाकी सब ऑर्गेनिज्म के DNA की निस्बत डिफरेंट होता है। इनमें इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या यानी करेक्टर है जो फंजाई में देखी जाती है लेकिन बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। फंजाई के केस में न्यूक्लियर माइटोसिस जो होती है इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि जो ये जैसे ये न्यूक्लियस का इन्वेलप है ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। इसके बिना टूटे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं
या माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो सेल के अंदर ही बन जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जहाँ पे दो डॉटर सेल्स का क्लस्टर बनता है या जहाँ पे डॉटर सेल्स का क्लस्टर बनता है वहाँ पे इन्वेजिनेट, यानी कि इस तरह से मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, लेकिन मेम्ब्रेन जो है वो टूटती नहीं है। कुछ फंजाई में ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप है वो डिसमेंटल थोड़ा लेट होता है। तो फंजाई क्योंकि प्लांट से भी मुख्तलिफ है, एनिमल से भी मुख्तलिफ है, प्रोटिस्ट से भी मुख्तलिफ है, तो हम इनको एक सेपरेट किंगडम यानी कि फंजाई, जिसका प्रॉपर एक नाम है उस किंगडम में इसको इसके मेंबर्स को प्लेस करते हैं। सेकेंडली शॉर्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और एमसीक्यूज, दैट इज़ फंगस की बॉडी। फंगस की बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है ये। माइसीलियम किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये बना होता है हाइफा का। अगर सिंगुलर की बात करें तो हाइफा, और अगर प्लूरल की बात करें तो हाइफे। हाइफा कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये एक लंबा सिलेंडर, थोड़ा ब्रांच हुआ जिसकी मतलब आप कह सकते हैं कि शाखें फैला हुआ होता है, और ट्यूब की तरह का थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है। माइसीलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफा, और हाइफा क्या है? लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट। हाइफा जो है जिस जगह पे फंगस मौजूद होगा, सबस्ट्रेटम मतलब जो ग्राउंड, ये जगह या ज़मीन जहाँ पे फंगस मौजूद है, उस पर एक्सटेंसिवली हाइफा जो है वो स्प्रेड या फैले हुए होते हैं। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, जो कि प्लांट्स के प्लांट सेल्स की सेल वॉल के कंपोनेंट्स की निस्बत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो डिके को इतनी जो डिके प्रोसेस का इतनी जल्दी इस पर इफेक्ट नहीं होता, यानी कि डिके प्रोसेस को ये रेजिस्ट कर सकती है बनिस्बत सेलुलोज और लिग्निन के। ज़्यादातर फंजाई जो है वो हाइफा के बने होते हैं। कुछ ऐसे फंजाई होंगे जो नॉन हाइफल भी होते हैं, जैसे कि यीस्ट, खमीर जिसे कहते हैं। ये फंगस है लेकिन ये हाइफा का नहीं है, ये यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल का बना हुआ होता है। तो जितने भी फंजाई हैं दे आर हैप्लॉइड। सिर्फ कुछ देर के लिए जहाँ पे उनकी लाइफ साइकिल में जाइगोट बनता है वहाँ पे फंजाई जो है उनको डिप्लॉयड कंस्ट्रक्ट किया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदरवाइज फंजाई के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी फंजाई हैं, दे आर ऑल हैप्लॉइड्स। आगे बात करते हैं बॉडी ऑफ फंगस की बेस पे, यानी कि माइसीलियम और हाइफा की बेस पे हाइफा के सेपरेट और नॉन सेपरेट होने के चांसेस के। सेपरेट का मतलब होता है सेप्टा, मतलब सेप्टम। हाइफा अगर क्रॉस वॉल्स की मौजूदगी की वजह से, यानी कि सेप्टा की मौजूदगी की वजह से कंपार्टमेंट्स या सेल्स में डिवाइडेड है, जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, तो उसको आप सेपरेट हाइफा कहोगे। जबकि वो हाइफा जिनके अंदर सेप्टा मौजूद नहीं होता, जो इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइडेड नहीं होते, जिनके अंदर एक पार्ट के अंदर एक सेल की मौजूदगी नहीं दिखी जाती, उनको हम नॉन सेपरेट कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करें, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं, इसके अंदर मैंने एक या करें दो न्यूक्लियस ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये है ये सेपरेट हाइफा। अगर हम करेंगे नॉन सेपरेट हाइफा, तो उसके केस में क्या होगा कि इसमें एक लंबा सा इलोंगेटेड सा लार्ज सा सेल होगा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्रॉस वॉल्स नहीं होंगे। दिस इज़ नॉन सेपरेट हाइफा। ऐसे हाइफा को हम कोइनोसिटिक हाइफा भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म इसमें इफेक्टिवली मूव कर रहा होता है, मटेरियल को थ्रू आउट हाइफा, थ्रू आउट सेल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो ये चीज़ सेपरेट हाइफा में नहीं देखी जाती। उसके अलावा आपके सामने एक इमेज मैंने ऐड की है, ये सेपरेट हाइफा है, जिसमें आप लोग देखें ये सेपरेट नज़र आ रहा है। हर सेप्टा के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है जहाँ से मटेरियल पास ऑन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हाइफा का, ये कोइनोसिटिक हाइफा है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्रॉस वॉल्स नज़र नहीं, यानी हर जगह पे आपको न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लियड होता है, लेकिन एक सिंगल सेल की तरह होता है, लेकिन लंबा होता है, इंडिविजुअल सेल्स में या पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता। बहुत सारे फंजाई का सेप्टा यानी कि जो सेप्टम बनता है उसके अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है। इस पोर के ज़रिए हाइफा के अंदर जो सेप्टम की मौजूदगी से सेल्स बनते हैं, उसमें एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म का जो फ्लो है वो इन पोर्स के ज़रिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर हाइफा बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने एक सेप्टा बनाया है। ठीक है, इस सेप्टा के अंदर मैं एक पोर डेवलप कर रही हूँ। इस पोर से क्या चीज़ मूव करेगी? इस पोर से साइटोप्लाज्म मूव करेगा फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल, यानी कि एक सेल से, हाइफा के एक सेल से दूसरे सेल तक, जिसकी वजह से जब ये साइटोप्लाज्म फ्लो करेगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इसके साथ साथ मटेरियल मूव करेगा। जब ये मटेरियल आगे कैरी ऑन किया जाएगा टूवर्ड्स ग्रोइंग टिप्स ऑफ हाइफा, तो ये ग्रोइंग टिप्स जो है ये बहुत स्पीड, यानी कि हाइफा जो है बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा। और ये तब होता है जब कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल हो, यानी कि अगर टेम्परेचर फेवरेबल हो, पानी और खुराक अच्छी खासी मकदार में, अबंडेंट अमाउंट में हो, तो हाइफा बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है।
हाइफा जो है वो पैक्ड भी हो सकता है एक साथ, और पैक्ड होकर भी कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना सकता है। उसको हम कहते हैं जैसे मशरूम्स हो गए या पफ बॉल्स या मोरल्स वगैरह हो गए, जो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करते हैं। उसके अलावा बेटा आपकी बुक पे एक येलो बॉक्स गिवन है बॉडी ऑफ फंगस में, यहाँ जहाँ पे न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर वाले बॉक्स में एक येलो बॉक्स गिवन है। ये अपने शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के तौर पे अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अपने इसको तैयार करना है। दैट इज़ आर्मिलेरिया। एक सिंगल माइसीलियम जो है फंजाई का एक पैथोजेनिक फंगस है आर्मिलेरिया, उसका जो सिंगल माइसीलियम जो है वो एक दिन में, ठीक है, रोज़ एक दिन में एक न्यू हाइफा बनाता है, न्यू हाइफा का सेट बनाता है अप टू 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि वो एक कॉनिफर के साथ ग्रो कर रहा है, अपने सेंट्रल फोकस की निस्बत वो से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसका जो कहने के मेजरमेंट की गई अब तक की इसकी ग्रोथ के लिहाज से वो 15 हेक्टर्स है। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जा सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज़ का एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन फंजाई। हमने कहा फंजाई हेटरोट्रॉफ्स हैं लेकिन दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट व्हाई फंजाई आर कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। फंजाई के अंदर पहला पॉइंट ये है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो वो क्या हो गया, वो हेटरोट्रॉफ हो गए, जो बने बनाए फूड से यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से अपने कार्बन और एनर्जी लेते हैं। अब क्योंकि वो अपना फूड जो है वो इनटेक कर रहे हैं लेकिन वो इनगल्फ नहीं करते हैं, ठीक है, वो हेटरोट्रॉफ हैं लेकिन एनिमल्स की तरह वो अपना फूड इनटेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। फंगस का जितना भी पार्ट सबस्ट्रेटम के ऊपर या सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कर रहा होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी कि उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जितनी तेज़ी से हाइफा स्प्रेड होता है, यानी कि जितना हाइफा का स्प्रेडिंग सिस्टम एक्सटेंसिव है, इससे बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो ऑब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि इसकी फीडिंग के लिए, इसकी न्यूट्रिशन के लिए, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इसको रिक्वायर हो सकता है या इसको मिल सकता है। फंजाई की न्यूट्रिशन के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, 3 को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, एक इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस आज हम करेंगे उसमें पहली है सेप्रोट्रॉफ्स, दूसरी पैरासाइट्स एंड देन प्रीडेटर्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या हैं, ज़्यादातर फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफ्स में आते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स जो अपना फूड ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन एनर्जी या जो नाइट्रोजन सोर्स है उसको डायरेक्टली लेते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से। होता किस तरह से है, जस्ट सपोज ये एक लीफ जो है वो फॉल हो चुका है, डेड ऑर्गेनिक मैटर कंसिडर किया जा रहा है, इसके ऊपर फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा। उस फंगस ने क्या करना है, उसने इनसाइड द बॉडी से आउटसाइड द बॉडी की तरफ, यानी कि जो उसके जिस चीज़ को वो डिकम्पोज कर रहा है उसकी तरफ फंगस ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्क्रीट आउट करना है, जो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को उसके साथ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, और एट द एंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं फंगस उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेप्रोबिक फंजाई जो हैं उनमें एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा वो जिस जगह पे जिस सबस्ट्रेटम पे मौजूद हैं वो वहाँ पे खुद को एंकर करते हैं, यानी खुद को जोड़ते हैं बाय मॉडिफाइड हाइफा, जिसको हम राइजोइड्स का नाम देते हैं। फंजाई अलॉन्ग विद बैक्टीरिया प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं जो सेलुलोज को और लिग्नन को डिकम्पोज करते हैं, जो कि सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, लेकिन बैक्टीरिया सेलुलोज और लिग्नन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। अब जैसे कि हमने कहा कि हाइफा की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्टली होती है, एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, दैट मीन्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फंगस जो है या कहने के जो हाइफा है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है एब्जॉर्प्शन के लिए। सो अलॉन्ग विद बैक्टीरिया फंजाई जैसे कि कहा कि मेजर डिकम्पोजर्स हैं बायोस्फीयर रीजन के, तो ये जो एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग होती है बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग होती है उसमें बहुत मेजर या बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, ये वो चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिनसे इनको एनर्जी मिलती है। इन एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग जो है वो होती रहती है। नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, वो ऑर्गेनिजम्स जो ज़िंदा रहने के लिए या तो उनको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है या वो एक लिविंग होस्ट के अंदर या उसके सरफेस पे स्किन पर बैठकर उससे अपनी न्यूट्रिशन अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और इन टर्न होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं।
सो पैरासाइट्स जो है वो अपनी एनर्जी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। किस तरह से? एक लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से। अब वो लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल हाइफल टिप जिसको हम ऑस्टोरिया कहते हैं। पैरासाइट्स ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग होस्ट पे ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करते हैं, लेकिन लिविंग होस्ट पे भी ग्रो करेंगे, लेकिन इतने नहीं जितने आर्टिफिशियल मीडिया पे वो ग्रो नहीं कर सकते। सो ऑब्लिगेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ लिविंग होस्ट पे ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप कोई मीडियम बना रहे हो जिसमें आपने हर तरह के न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को ग्रो करवाने के लिए, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करेंगे। जैसे मिल्ड्यूज हैं, रस्ट फिशेज हैं, ऑल दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो है वो पैरासिटिकली होस्ट पर भी ग्रो करते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिक पैरासाइट्स की टाइप्स हैं, ये कहने के डिवीजन्स हैं कि फंगस के केस में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। लास्ट वन इज़ प्रेडेटर्स। कुछ फंजाई जो हैं दे आर एक्टिव प्रेडेटर्स। इसमें आपके पास दो बेसिक एग्जांपल्स दी गई हैं। एक ऑयस्टर मशरूम जिसको प्लीरोटस ऑस्ट्रियाटस कहते हैं, दूसरा आर्थ्रोबोट्रियस। ऑयस्टर ओमनिवरस जो है ये प्रेडेटरी फंगस है, लेकिन ये ओमनिवरस प्रेडेटरी फंगस है जो निमाटोड्स को पैरालाइज करता है। रिंगवॉर्म जिसको आप कहते हो उसको पैरालाइज करता है, उसमें पेनिट्रेट करता है, अपनी न्यूट्रिशन लेता है। जैसे उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन है तो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन लेगा। ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वुड को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन ये अपनी न्यूट्रिशन जो है फंगस से ही ड्राइव करते हैं बिकॉज दे आर प्रेडेटर्स। आर्थ्रोबोट्राइस क्या चीज़ है? ये वो प्रेडेटर है जो सॉइल में जो रिंगवॉर्म या निमाटोड रहते हैं उनको ट्रैप करता है। किस तरह से? कि उनके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन रिंग बना लेता है। इनके हाइफा सॉइल निमाटोड्स के अंदर इन्वेड हो जाते हैं और डाइजेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि विक्टिम यानी कि जो निमाटोड है उससे अपने बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स लेकर उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद दूसरे प्रेडेटर्स में कुछ डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं कि वो स्टिकी जैसे कि वो स्टिकी सब्सटेंस की सिक्रीशन जो है उनको उन पर उनके थ्रू भी प्रेडेटरी इफेक्ट्स या प्रेडेटरी फंगस को स्टडी किया जा सकता है। आपके साथ दो इमेजेस शेयर किए हैं बेटा। दिस वन इज़ ऑयस्टर मशरूम प्लीरोटस ऑस्ट्रिएटस, एंड दिस वन इज़ रिंगवॉर्म विद आर्थ्रोबोट्रिस। सो बेटा आज के लिए न्यूट्रिशन का टॉपिक यहीं तक। रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।